नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में मनमोहन सिंह बहुत याद आ रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा 2008 की जब मंदी आई हुई थी उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह जो कि हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने रुपए को किस प्रकार से संभाला था अपनी आर्थिक नीति और अपने विदेश नीति को बैलेंस करते हुए, जिसके कारण रुपया मतलब 40 से 45 रुपए के बीच में ही रेंज में चल रहा था। लेकिन आज की जो स्थिति है, रुपया 90 रुपए चला गया है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रुपए के 90 रुपए यानी कि $1 को आप अगर लेना चाहते हैं तो 90 रुपए देने पड़ेंगे। हर आदमी समझ रहा है इस बात को कि रुपए के गिरने से क्या क्या नुकसान होता है। फिर भी मैं आपको हल्की सी बात बताता हूं, थोड़ी सी बात इसमें गहराई में ले जाता हूं कि एक आम आदमी ये सोचता होगा कि भाई रुपया के कमजोर होने से मुझे क्या फायदा, मुझे क्या नुकसान। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि रुपए के कमजोर होने से हर वो सामान जो विदेश से भारत आता है यानी आयात होता है वो महंगी हो जाएगी। यानी कि हमें सामान के बदले में ज्यादा पैसे उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर ही एक माप का जरिया है जिसके तहत हमारा ट्रांजैक्शन होता है किसी भी सामान को लेने के लिए। आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लें, चाहे आप कंप्यूटर और मोबाइल से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या चिप्स हैं वो ले लें, चाहे आप पेट्रोल ले लें, क्योंकि अगर पेट्रोल महंगा हुआ, मान लीजिए पेट्रोल के दाम भले ही कम हो गए हों लेकिन हमारी जो खरीद है वो महंगी है, कारण हमारा रुपया रुपया कमजोर हो गया है। और अगर पेट्रोल अगर हम महंगे रेट में लेकर आते हैं तो क्या इससे महंगाई नहीं बढ़ती होगी? क्या इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या सामानों की लागत नहीं बढ़ेगी? फल सब्जी दवाइयां नहीं महंगी मिलेंगी? सारे जीवन के लिए जितनी सामानों की जरूरत है वो महंगे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ना जाना चाहता है तो उसकी स्थिति सोचिए कि उसे कितना फीस में बढ़ोतरी होगा। तकरीबन 35 से 40% फीस की बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप देखें कि आज के टाइम में भारत के अंदर में मैक्सिमम जो सामान है वो विदेशों से आयात होता है, क्योंकि ये हमारे ट्रेड डेफिसिट से डिसाइड होता है। अब ट्रेड डेफिसिट क्या है? ट्रेड डेफिसिट उसको बोलते हैं जब निर्यात यानी भारत से कोई सामान या कोई बिजनेसमैन या कोई इंडस्ट्री भारत से कोई सामान को अगर विदेश में बेचता है तो उसे निर्यात बोलते हैं यानी एक्सपोर्ट बोलते हैं, और विदेशों से कोई सामान अगर भारत लाया जाता है उसे आयात बोलते हैं यानी इंपोर्ट बोलते हैं। अब आप अगर ये सोचिए ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है, हमारे भेजने का जो क्वांटिटी है और हमारे लाने का जो क्वांटिटी है, दोनों में अगर लाने की क्वांटिटी ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम ट्रेड डेफिसिट की तरफ मूव करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आयात ज्यादा हो रहा है, अगर आयात ज्यादा हो रहा है भारत के अंदर में, तो इसका मतलब है कि भारत में इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कमी आ गया है। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है भारत में, विदेशों से सामान मंगाए जा रहे हैं यानी महंगे सामान मंगाए जा रहे हैं क्योंकि रुपया गिरा हुआ है, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्या वो आया हुआ सामान, आयात किया हुआ सामान महंगा नहीं होगा? क्या रेट ऊपर नहीं जाएंगे? आज लोग सोचते होंगे कि अरे महंगाई से हमें क्या लेना देना, हमारी इनकम तो बढ़ गई है। भाई हमें एक कर्जे पर यानी होम लोन लिया हुआ, कर्जे पर लिया हुआ घर है मेरे पास, जिससे कि मैं ईएमआई भरूंगा 20 साल 25 साल के लिए, मैं ईएमआई पे कर्जे में मैं अपने घर में रह रहा हूं। कम से कम घर पर तो हूं, लेकिन आप किराए से ज्यादा महंगे घर में रह रहे हैं और जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जब उसका लोन खत्म होगा तो उसकी स्थिति क्या होगी उस घर की और उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, क्योंकि कर्जे में भी आप ब्याज दे रहे हैं और साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशन जो बढ़ रहे हैं वो आपको उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे कर्जे पे घर है, कर्जे पर गाड़ी है, कर्जे पर मोबाइल है, बस ये है कि हम कर्ज सधा रहे हैं। जमा कितना कर रहे हैं? हमारे पुराने पूर्वजों लोग अगर कुछ पैसा ही कमाते थे लेकिन जमा पूंजी जरूर किया करते थे। आज आप कर पा रहे हैं क्या जमा? आप बोलेंगे कि मेरे पास तो घर है, क्या उनके पास घर नहीं था? आप बिना घर के रह रहे थे? नहीं, क्योंकि हम लोग देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि हम किस तरफ मतलब किस तरफ हमारी कंट्री जा रहा है या हम लोगों की आर्थिक स्थिति किस तरफ जा रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि भारत के
जो 4 पिलर में से एक पिलर है मीडिया। मैं सबसे ज्यादा दोषी अगर मानता हूं तो इस मीडिया को मानता हूं, क्योंकि सरकार, देखिए, सरकार काम करे ना करे, उसकी नीति सही है या गलत है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? संविधान ने किसे ये पावर सबसे ज्यादा दिया हुआ है? जनता को दिया हुआ है कि जनता, अनुच्छेद 19(1) को अगर के रूप में अगर देखा जाए तो सरकार से या किसी भी व्यक्ति से सवाल पूछने का अधिकार है। और अगर इस अनुच्छेद के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो जनता की तरफ से जो पिलर के रूप में बात किया जाता है वो मीडिया को फ्रंट किया जाता है कि जनता की तरफ से मीडिया सरकार से सवाल करती है। लेकिन आज के टाइम में आप अगर देखेंगे तो मीडिया सरकार की तरफ से जनता और अपोजिशन से सवाल कर रही है। ये बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति पहुंच रहा है। और ये जो मीडिया है, देश के विनाश में सबसे बड़ा जो रोल होगा वो मीडिया का है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप अपना टीवी देखिएगा खोलकर तो उसमें आपको ये मिलेगा कि वो क्या कर रहे हैं कि 3-4 पैनलिस्ट को बुलाते हैं और उनको आपस में मुर्गे की लड़ाई करवाते हैं, 2-4 भैंसों की लड़ाई करवा रहे हैं कि आप लड़ो। और वो एक इस तरह से, अगर लड़ाई नहीं भी हो रहा है ना, तो वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि वो लड़ाई करे आपस में। पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, फालतू के टॉपिक, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भाई बुलडोजर, मतलब इस तरह के बेतुके, लव जिहाद, कौन, मतलब क्या, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो मेन मुद्दा है उससे एकदम हटा दिया गया है। पूरे देश के आम और गरीब जनता को आज के टाइम में पेपर के पीछे लगा दिया कि आप पेपर तैयार करो जी, क्योंकि SIR आ गया है। आज पूरी जनता को फ्री का राशन और पेपर में उलझा दिया गया है। जबकि जितने भी छोटे व्यापारी हैं, सबका व्यापार अगर देखा जाए ना तो उस नतीजे में नहीं पहुंच रहा है। उनका प्रॉफिट जिस तरीके से उनका पहले हुआ करता था, आज के टाइम में वो अपने कर्जे को ठीक से नहीं भर पा रहे हैं या अपना खर्चे को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर मुनाफा अगर देखा जाए तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको मिल रहा है। अगर इस सच्चाई को अगर मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया अब सरकार से सवाल ना करके सरकार की तरफ से बाकी सभी पैनलिस्ट से और लोगों से सवाल कर रही है। तो मीडिया के इस रोल में और रुपया के इस गिरते हुए हालत में, जिस प्रकार से रुपया गिर रहा है उसी तरह से मीडिया का आज के टाइम में स्तर गिर गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मीडिया भी अपने में सुधार करे और सरकार भी रुपया की स्थिति में मजबूती लाने के लिए कुछ निर्णय और नीति में बदलाव करे, क्योंकि इस तरह से देश तो बर्बाद हो जाएगा। और ठीक है, कई लोग तो ये भी सोचेंगे कि भाई हिंदू मुस्लिम जाति धर्म सबसे अहम मुद्दा है, लेकिन अगर अहम मुद्दा देखा जाए ना तो आपके बच्चे का शिक्षा है, आपके घर में आपकी आर्थिक स्थिति है। हिंदू मुस्लिम और जाति धर्म करने से आपके पॉकेट में पैसे नहीं आएंगे, आपके बच्चे के पास एजुकेशन और ज्ञान नहीं आने वाला है। जो सारे अगर, और सरकार को अगर हमने बैठाया है, जिस कंट्री में हम रहते हैं, अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं और अगर उस टैक्स के पैसे की किस तरह से हिसाब किताब हो रहा है, ये सारी जिम्मेदारी, ये सारा सवाल किसका है पूछने का? मीडिया का है। क्योंकि मीडिया जनता की आवाज होती है और मीडिया चुप है, यानी मीडिया का पतन पूर्ण रूपेण हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितने बुद्धिजीवी, जितने जागरूक व्यक्ति हैं भारत के अंदर में, सब लोग आज के टाइम में सभी लोग मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। आपके पास अगर मोबाइल है, आप अपने मोबाइल से सवाल पूछना स्टार्ट कीजिए, सरकार से पूछना स्टार्ट कीजिए, अपने विधायक से पूछना स्टार्ट कीजिए, सांसद से पूछना स्टार्ट कीजिए, अपने पार्षद से पूछना स्टार्ट कीजिए, अपने मुखिया से पूछना स्टार्ट कीजिए कि आखिर हमारी देश, हमारा एरिया, हमारा क्षेत्र, हमारा विधानसभा, हमारा संसदीय क्षेत्र कहां जा रहा है और हमारे जीवन शैली में क्यों इस तरह का बदलाव आ रहा है और रुपया की स्थिति का क्या सिचुएशन है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर जवाब तो चाहिए, क्योंकि चुप रहना मना है। नमस्कार दोस्तों।